हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और खास इस वजह से होने वाला है क्योंकि आज हम आप लोग को लेके आए हैं ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट मॉडल सीट 2022 का क्वेश्चन। ठीक ना, ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू जो आप लोग के मतलब कि सेंटर एग्जाम और एनुअल एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग के अगला सेंटर में अगला एग्जाम में आने वाला है। ठीक ना, तो जितने भी बच्चे हैं और जितने भी आप लोग के दोस्त हैं, मित्रगण हैं, ठीक ना, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे बिहार के बच्चों के पास पहुंच जाए वीडियो धीरे धीरे करके, क्योंकि आज हम आप लोग को इस वीडियो से संबंधित कुछ न्यूज़ देने वाले हैं। न्यूज़ ये है बाबू कि जो लोग ज्योग्राफी का पेपर लिए हैं, ठीक ना, जो लोग ज्योग्राफी का पेपर लिए हैं, खासतौर पर हम ज्योग्राफी के टीचर हैं तो ज्योग्राफी का न्यूज़ दे रहे हैं। जो लोग ज्योग्राफी का टीचर हैं, मतलब कहने का ये मतलब कि सारे जिन जिन लोग के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो आप लोग के स्कूल और कॉलेज में प्रैक्टिकल का मतलब कि कॉपी जमा होने लगा है। तो आप लोग अपने कॉलेज से जाके प्रैक्टिकल का क्वेश्चन ले लीजिए और उसको लिख कर जमा कर दीजिए। ठीक ना, सारे लोगों का ये काम देते हैं कि आप लोग को 30 नंबर का प्रैक्टिकल नंबर ज्योग्राफी का जो कि कॉलेज या स्कूल से मिलेगा। तो आप लोग सबके स्कूल में ये नियम हो गया है, सारा लोग लिख रहा है प्रैक्टिकल कॉपी। हम जहाँ पटना में जहाँ हम अपना कोचिंग कराते हैं वहाँ सारे लड़के लिख रहे हैं। ठीक ना, हमारे निर्देशन में भी लिख रहे हैं। ठीक ना, हम ही खुद वहाँ पर गाइड कर रहे हैं बच्चों को। तो आप लोग से निवेदन है कि जो लोग हमारे थ्रू जितने भी ऑनलाइन जुड़ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सारे से निवेदन है कि आप लोग भी अपने कॉलेज से असाइनमेंट लेकर, क्वेश्चन लेकर असाइनमेंट तैयार करें और कॉलेज में जमा करें। ठीक ना, ज्योग्राफी का। ठीक ना, सारे यहाँ पटना में एन कॉलेज और सारे कॉलेज का ये काम हो चुका है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ये काम कीजिए। ठीक ना, तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन मेरा व्यू है कि हम 2022 के लिए आप लोग को मॉडल सेट लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक ना, जो नए लड़के हैं, जो नए लड़के लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे डेली आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स का जो है कि और हिंदी का मतलब कि क्लास कराया जाता है। तो हम शुरू करते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक ना, आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पे सारे लड़के ध्यान दीजिएगा। हाँ और हाँ, आप लोग प्रैक्टिकल का कॉपी जमा कर दीजिए। ठीक ना, जिससे आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक ना, पहला क्वेश्चन 30 नंबर मिलेगा बाबू प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करने से। ठीक ना, जो कि आप लोग को जो ज्योग्राफी का जो भी आप लोग को मार्क्स मिलेगा उसमें इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलिए एक नंबर बाबू वैल्यू रखता है, तो प्रैक्टिकल में आप लोग जमा कीजिएगा 30 नंबर मिलेगा, नहीं 30 मिलेगा तो 27 तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे बिना समय वक्त गंवाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। ठीक ना, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है बाबू। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आप लोग कुछ चूज करके बताना है कि इनमें से कौन ऐसा नगर है जो औद्योगिक नगर है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी विल बी पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग क्या है, एक औद्योगिक नगर है। कैसे, हम तो ऑप्शन से ही छाट सकते हैं। वाराणसी, वाराणसी क्या होगा, हमारा औद्योगिक नगर थोड़ी है। पटना तो साफ है ही नहीं, लाहौर तो है ही नहीं। पीटर्सबर्ग इज द विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जिन लोगों का ऑप्शन डी है उनका सही है। ठीक ना, बहुत ही खास आज का वीडियो होने वाला है बाबू। ठीक ना, और ये 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। ठीक ना, वो कौन ऐसा दशक था जहाँ पे जन वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी। ठीक ना, जन वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी। ठीक ना, मतलब कि जनसंख्या सब में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो अगर हम 2 का देखते हैं बाबू, तो क्या होगा, 1991 से 2001। 1991 से 2001 का जो दशक था, इसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई थी। ठीक ना, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 नंबर प्रश्न है बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा भी है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई प्रमुख है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार जो है कि प्रमुख है। तो जानते हैं बाबू, तमिलनाडु में क्या द्रविड़ भाषा के सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। द्रविड़ भाषा के सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 का सी विल बी आंसर। जितने लोगों का सी आंसर आ रहा है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, आप लोग को बहुत बहुत दिल से बधाई। ठीक ना, किसी आप लोगों का सही हो रहा है। आप लोग अगर डेली यहाँ पे बाबू कोर्स कर रहे हैं तो आप लोगों का कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर करने का बहुत ही बेनिफिट होगा यहाँ पे डेली, अगर आप लोग कर रहे हैं तो। और ऐसे तो आप, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। ठीक ना, 4 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो 4 नंबर का हो जाएगा, ग्रामीण बस्ती का प्रकार बाबू गुच्छित भी है, अर्धगुच्छित भी है और पलीकृत भी है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ तीनों कंडीशन जो है कि फॉलो हो रहा है। तो जब तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि वो कौन सा नगर है। कह रहा है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। पूर्वी भारत में बाबू अवस्थित नहीं है। पूर्वी भारत कहने का ये मतलब है कि जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें ये अवस्थित नहीं है। ठीक ना, तो पूर्वी भारत में बाबू नासिक अवस्थित नहीं है। ठीक ना, नासिक कहाँ है, नासिक आपका दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र में है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर। जितने लोगों का डी आ रहा है उन लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने पिछले वीडियो भी देखा था और ये वीडियो भी पर भी आप लोग बने हैं।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है। कहने का ये मतलब है बाबू कि इनमें से कौन सा एक नगर है जिसका निर्माण मध्यकालीन काल में हुआ था। आप लोगों को पता है ना कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक ना। तो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कौन सा इसमें नगर है, तो ये सूरत है बाबू। कौन सा है, सूरत है। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पटना का बात करते हैं तो ये प्राचीन इतिहास में आएगा, क्योंकि इसका पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का स्थापना किया था उदयन ने, जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि इनमें से कौन एक उत्तर भारत में रबी फसल है। तो बाबू आप लोगों को रबी फसल पता है ना कि रबी फसल क्या होता है। रबी फसल वो होता है जो कि अक्टूबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो यह क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 8 नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं बाबू कि कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, ठीक ना। कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, ठीक ना। कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य बाबू कर्नाटका है। कौन सा है, कर्नाटका है। ऑप्शन ए विल बी आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि हरित क्रांति से संबंध है, ठीक ना। 9 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति से संबंध है। हरित क्रांति से क्या संबंध है बाबू, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी आंसर। हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उद्यान से संबंधित है, ठीक है। 10 और 11 ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 और 11 दोनों पे ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट व्यू नहीं है, मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक ना। 10 नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो मानव भूगोल का जनक बाबू कहा जाता है रैटेजेल को। रैटेजेल को कहा जाता है, ठीक ना। किसको, रैटेजेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी आंसर। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। 11 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी विल बी आंसर। मात्रात्मक क्रांति जो है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मात्रात्मक जो क्रांति है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, जनसंख्या वृद्धि से है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का विश्व का जनसंख्या वृद्धि और संगठन, उसी से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की जो जनसंख्या है वो बढ़ने के बजाय ऋणात्मक, धनात्मक के बजाय ऋणात्मक होते जा रही है, मतलब कि घटते जा रही है। तो वो है बाबू लाटविया। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं तो लाटविया है। कौन सा, लाटविया है। ऑप्शन में जो 4 क्वेश्चन दिए हैं इसके अनुसार जो लाटविया है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू कि जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। तो आप लोग को बता दें बाबू कि जननांकी संक्रमण सिद्धांत नोएस्टीन ने दिए थे, और यह 1945 में दिए थे। कब, 1945 में दिए थे। 1945 में नोएस्टीन ने इसको दिया था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, आप लोग को वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि कोई भी ज्योग्राफी का बंदा छूटे नहीं, कोई भी ज्योग्राफी का लड़का लड़की कोई छूटे नहीं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक ना, ताकि पता चले कि हाँ कितना तैयारी आप लोग को हो चुका है, कितना बाकी है, ठीक है। कितने तैयारी आप लोग कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम को मात्र अब 150 दिन बचे हुए हैं। आप लोग देख लीजिए, तो एग्जाम का बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। चलो हम यहाँ आते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बाबू। 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पे ग्रामीण जनसंख्या का जो क्षेत्रफल है कम है। तो ये कौन है, उत्तरी अमेरिका है। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन बी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास, 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो मतलब कि कौन सा, इस 4 जो ऑप्शन दिया ए बी सी डी, मतलब कि ए बी सी डी, इन चारों में से कौन जो है कि सर्वोत्तम वर्णन करता है विकास का। तो हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है। किसी के भी क्वालिटी में अगर परिवर्तन कीजिएगा तो विकास करेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अंतर होता है, समझिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। ये क्वेश्चन आप लोगों को मतलब कि आई होप कि दिखाई दे देना चाहिए, ठीक ना।
मतलब कि कहना ये मतलब कि घना है थोड़ा, ठीक ना, क्योंकि मॉडल सेट से डायरेक्ट उसको लिए हैं, ठीक ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम देखिए क्या होता है कि मॉडल सेट में क्या होता है कि लड़के तो सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के हैं मॉडल सेट खरीद लेते हैं, लेकिन मॉडल सेट का जो आंसर होता है गलत रहता है। अब लड़के उसको गलत याद कर लेते हैं, तो मॉडल सेट से हमको ये क्वेश्चन उठाने से ये फायदा होता है कि आपको सही उत्तर मिल जाता है, हम लोग आपको सही उत्तर प्रोवाइड कर देते हैं कि बाबू ये इसका ये नहीं है, ये होगा, ठीक है। चलिए 16 का आंसर देते हैं। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, ठीक ना, कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 का क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर हो, ठीक ना। आदिकालीन व निर्वाह कृषि, ठीक ना, क्या हो जाएगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो जितने भी बच्चे का आंसर पता है, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न पर अगर हम देखते हैं बाबू, 17 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा और उत्तर जरूर दीजिएगा इसका, ठीक ना। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, याद रखिएगा, क्रियाकलाप नहीं है बाबू। आप लोग जब भी जाइएगा एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं है वाला क्वेश्चन ज़्यादा लोग नहीं पढ़ पाते, वो लोग पढ़ लेते हैं कि है और वहाँ लिखा रहता है कि नहीं है, ठीक है। तो क्रियाकलाप द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से जो द्वितीयक क्रियाकलाप का नहीं है उसे हमें उत्तर में देना है, ठीक ना। तो देखिए मछली पकड़ना जो है कि ये द्वितीयक क्रियाकलाप में नहीं आता है, द्वितीयक इकोनॉमिक्स के द्वितीयक क्रियाकलाप में नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि पूरे आर्थिक सेक्टर को मतलब कि 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक सेक्टर, एक द्वितीयक सेक्टर और एक तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में वह चीज़ आता है जिसको मतलब कि भगवान के द्वारा प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को उसको हम डायरेक्टली उपयोग करते हैं, प्रकृति के चीज़ों को डायरेक्टली उपयोग करते हैं, उसे हम प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं। द्वितीयक सेक्टर किसे कहते हैं कि हम प्राकृतिक चीज़ों को हम रूपांतरित किसी दूसरे क्षेत्र में रूपांतरित करके जब हम काम में लाते हैं तो उसे द्वितीयक सेक्टर बोलते हैं। और जो सेवा क्षेत्र होता है तो हम सेवा का जो काम करते हैं उसे हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो मछली पकड़ना मतलब ये प्राकृतिक चीज़ को डायरेक्टली कर रहा है, तो हम ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 18वें प्रश्न में ध्यान देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन है। जो सबसे तृतीयक क्रियाकलाप का मतलब होता है बाबू, तृतीयक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि सेवा करना, ठीक ना, सेवा करना है, सेवा करके अपनी जीविका चलाना। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन है, तो वह वो शिक्षण है, एजुकेशन, लोगों को शिक्षा दे के। अब देखिए अब हर देश में शिक्षा का मतलब कि प्रचलन है, सारे देश में शिक्षा दी जाती होगी, तो शिक्षा का सबसे बड़ा क्या है एक मतलब कि क्रियाकलाप है, इसे लोग अपना जीविका चलाते हैं। 19 नंबर प्रश्न में ध्यान दें कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है डी, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जी, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बाबू कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है, दूर संचार नहीं कहलाता है, संचार कहलाता है। ऑप्शन डी विल बी आंसर, क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है आपका कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, ठीक ना। 21 नंबर, सारे बच्चे ये 21 नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर आप कोई सामान बाहरी देश से मंगाते हैं तो उसको क्या कहिएगा, ठीक ना। तो 21 का हो जाएगा सी, इसको बोलते हैं आयात करना, ठीक ना। अगर हम किसी देश से कोई सामान मंगाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि अमेरिका से रक्षा वाला चीज़ मंगाते हैं, ठीक ना। फ्रांस से हम मंगाते हैं कोई भी मतलब कि राफेल मंगाते हैं वगैरह कुल करते हैं। इराक से और कुवैत से हम तेल मंगाते हैं, तो क्या करते हैं हम उसका आयात कर रहे हैं, ठीक ना, क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने देश से किसी चीज़ को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हमको बस यही समझना है कि इसको क्या कहते हैं। बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। सारे बच्चों का आंसर सी आना चाहिए, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आता होगा अभी तक। 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं बाबू कि पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। ये अधिवास है, मानव बस्ती से क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे मानव बस्ती तो पता चला होगा कि पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, ठीक ना। 22 नंबर प्रश्न है कि पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। तो पर्वतों पर बाबू सीढ़ी नुमा अधिवास पाया जाता है, ठीक ना। कौन सा, सीढ़ी नुमा अधिवास पाया जाता है। ऑप्शन डी विल बी आंसर। 23 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रतिरूप सड़कों
और नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है, ठीक ना। 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों और नहरों के सहारे विकसित होती है? तो ये हम आप लोग को बता दें कि 23 का हमारे ख्याल से होना चाहिए रैखिक, ठीक ना। जो सड़कों, नहरों और क्या होता है, रैखिक होता है, ठीक ना, रैखिक। ऑप्शन बी विल बी आंसर। 24 नंबर प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? ठीक ना। इथोपिया एक देश है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, ठीक ना, अफ्रीका महादेश का एक देश है इथोपिया। तो इथोपिया की राजधानी कौन सी है? तो इथोपिया की राजधानी है बाबू अदिस अबाबा। ऑप्शन सी विल बी आंसर। क्या है? अदिस अबाबा है। 25 नंबर क्वेश्चन पे सारे लड़के ध्यान दीजिएगा, आंसर जरूर दीजिए, ठीक ना। 25 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI टिक कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिक्षितों की प्रतिशत सर्वाधिक है? शिक्षितों मतलब कि पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो बता दे बाबू कि पढ़े लिखों की सबसे ज़्यादा संख्या है केरल में। कहाँ है? केरल में। ऑप्शन सी विल बी आंसर। 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? ठीक ना। 26 नंबर प्रश्न पे सारे बच्चे ध्यान दीजिए कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या, प्रवासी का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार या शिक्षा के तलाश में गए हुए व्यक्ति, जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो हमको लगता है कि 26 का हो जाएगा 26 का हो जाएगा मुंबई, ठीक ना। जितने माने कि मुंबई प्रवासियों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, ठीक ना। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन की अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? ये अनुमानतः पूछ रहा है कि आगे का फ्यूचर पूछ रहा है कि अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। अभी भारत की जनसंख्या वो कितनी है? 1 अरब है। मतलब ये कहने का ये मतलब है कि इसका जनसंख्या अगर 2011 के अकॉर्डिंग मानते हैं तो 121 करोड़ है, लेकिन अभी जो पूरे वर्ल्ड इसको प्रोवाइड किया था तो हमारे देश की जनसंख्या टोटल निकल के आया था 139 करोड़, ठीक ना, 139 करोड़। और चीन का निकल के आया था 141 करोड़, ठीक है। तो 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा बाबू सी आंसर, ठीक ना। 2036 में जो हमारे देश की जनसंख्या है वो 2 अरब के करीब हो जाएगी, ठीक ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? ठीक ना। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक धारा पुरुष प्रधान है? तो 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रामीण से नगरीय का। मतलब कि कहने का ये मतलब कि प्रवास कहाँ से होता है? तो प्रवास कहाँ से होता है? तो ग्रामीण से क्या होता है? नगर की तरफ होता है। मतलब कहने का ये मतलब कि गाँव के जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, वही सबसे ज़्यादा शहरों में जो है कि जाते हैं प्रवासी बन के, क्या करने के लिए? या तो शिक्षा के क्षेत्र में, फिर रोजगार के क्षेत्र में, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में वो देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे पाया जाता है? ठीक ना। 29 का हो जाएगा बाबू आपका कि किस नदी के किनारे और सड़क के किनारे पाया जाता है। तो बाबू बता दें कि नदी के किनारे वाला जो प्रतिरूप होगा और सड़क के किनारे वाला हमेशा रेखीय होगा। क्या होगा? रेखीय होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? 30 नंबर प्रश्न है। तो बता दे बाबू कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और तेलंगाना राज्य की निर्माण 2014 में हुआ था आंध्र प्रदेश को काट के। आंध्र प्रदेश को 2014 में 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हो गया हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का हो गया अमरावती। कहाँ हो गया अब? अमरावती। 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? ठीक ना। नीचे कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं और बोला गया है कि कौन से जो राज्य है जो कि चीन की सीमा पर स्थित है। तो चीन की सीमा पर बाबू अरुणाचल प्रदेश स्थित है। इसमें से कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और इसी राज्य में आपका मैकमोहन लाइन है, ठीक ना। कौन सा? मैकमोहन लाइन है। 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि हरित क्रांति संबंधित है, ठीक ना। हरित क्रांति संबंधित है बाबू। तो ऊपर भी बताया था कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? ऑप्शन ए विल बी आंसर, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? 33 का हो जाएगा। तो 33 निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? वो ठीक है, क्वेश्चन सही है। 33 का बाबू आपका हो जाएगा सी, जो माही बेसिन है वो सबसे चारों बेसिन में से सबसे छोटी बेसिन है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूरब दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी जो नदी है जो पूरब दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है? 34 का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो बाबू इसमें से हमको लगता है कि तापी जो नदी है, तापी, यह पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पूरब दिशा की तरफ प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित
राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ठीक है ना, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बाबू। यहाँ पे सबको उत्तर रहना चाहिए उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर। बहुत अच्छा बाबू, आप लोग का वीडियो कितना अच्छा जा रहा है। ठीक है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लड़के जुड़ जाए। ठीक ना, बहुत सारे लड़के क्या होता है कि वंचित रह जाते हैं, पता नहीं चलता कि हाँ ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ कराई जाती है। आप लोग साथी संगाती सबको बताइएगा। ठीक ना, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 36 नंबर प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। 36 का हो जाएगा सी विल बी, तारापुर में किया गया है बाबू। कहाँ? तारापुर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी आंसर। तो जितना भी लोग का सी आंसर आ रहा है उन लोग का बहुत ही सही है। ठीक है, चलिए 37 पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई थी? ठीक ना, 37 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना है जो कि बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी कि बाढ़ को नियंत्रित किया जाएगा? तो 37 का हो जाएगा बी बाबू, कोसी नदी परियोजना। आपको पता है कि बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? तो बिहार की शोक नदी बाबू कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। और एक कोसी नदी प्रत्येक साल बिहार में बाढ़ ला के दे देती है। इस साल भी बाढ़ आएगा, शायद आया हुआ था। अभी तो लग रहा है कि नहीं आया था, लेकिन आया हुआ था बाढ़। ठीक ना, आया था, प्रत्येक साल बाढ़ आता है। ठीक ना, तो कोसी परियोजना बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया गया था। 38 का हम प्रश्न जहाँ तक देखते हैं बाबू, 38 नंबर का प्रश्न जहाँ तक है कि मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग को बता दें बाबू कि टोटल भारत में रेलवे का जो मुख्यालय है वो 18 है, 18 है। ठीक ना, तो उसको जोन के हिसाब से बांटा गया है कि पूर्वी जोन, मध्य पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, मध्य पूर्वी पश्चिमी जोन। तो ये पूछ रहा है कि मध्य पूर्वी जोन रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जगह बाबू हाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 का डी हो जाएगा, विल बी आंसर हाजीपुर। जो कि हाँ हमारी जो कि हम पटना में रहते हैं, पटना के बगल में क्या हाजीपुर है। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 39 नंबर प्रश्न का ध्यान है दीजिएगा बाबू कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? पारादीप बंदरगाह, बंदरगाह समझ में आता है ना कि जहाँ से बिजनेस किया जाता है, जहाँ से ट्रेड किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में पानी के जहाज़ से जब हम कोई चीज़ भेजते हैं, निर्यात करते हैं या फिर आयात करते हैं, तो उसी को बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, अब अपने एक बार कोचिंग में पढ़ाते समय, ऑफलाइन क्लास लेते समय पूछ दिए थे बच्चों से, लड़कियों से पूछे थे कि बंदरगाह किसे कहते हैं? तो लड़कियों का ये जवाब था बाबू, ध्यान से सुनिएगा, कि बंदरों के जहाँ समूह होता है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग मतलब कि ऐसा जवाब मत दीजिएगा। बंदरगाह किसे कहते हैं? तो जहाँ पे से हम लोग ट्रेड करते हैं, जहाँ से बिजनेस करते हैं, हमारा पानी का जहाज जहाँ से चलता है पोत समुद्र में, उसी को बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो 39 का क्या हो जाएगा बाबू? 39 का हो जाएगा बी विल बी आंसर। ठीक ना, क्या हो जाएगा? बी विल बी, उड़ीसा में है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबको याद होना चाहिए, सबको आना चाहिए। ठीक है, कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन क्या है बाबू? सुंदरवन एक जंगल है और यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। तो हम कहेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन में है। अभी सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन कहाँ है बाबू? पश्चिम बंगाल में है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। कहाँ है? कलकत्ता है, हमारी पुरानी राजधानी। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य नहीं है? किसका एक सह सदस्य नहीं है? तो हमको लगता है बाबू कि ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा, साफ्टा का सदस्य नहीं है। किसका? साफ्टा का सदस्य नहीं है। अब 42 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, 42 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। ठीक ना, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो 42 का हो जाएगा ये वायु संरक्षण से। ठीक ना, क्या हो जाएगा? वायु संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर, वायु संरक्षण से संबंधित है। आई होप तो बाबू आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक ना, टोटल 42 एलजेटी वालों समझ में आया होगा। ठीक ना, हम आप लोगों को अब इससे भी अच्छा अगले बार आप लोग को अगले ज्योग्राफी का, ठीक ना, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो भी हिस्ट्री आप लोग का है, कमेंट में दीजिए कि आप लोग का कैसा ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, और हम आप लोग को अब अक्टूबर मंथ से आप लोग को सब्जेक्टिव कोर्स कराने वाले हैं, जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। ठीक ना, तो जिन लोगों का ये सब्जेक्ट है और वो लोग बहुत ही आप लोग खुश होइए। ठीक ना, क्योंकि आप सब्जेक्टिव भी तैयारी कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग को इस चैनल पे कैसा लगता है वीडियो देख के, और कैसा मतलब कि समझाने का जो तरीका वो कैसा है आप लोग का, हमारा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक ना, और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। धन्यवाद। ठीक ना, जय हिंद, जय भारत।